अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हमारा है। मैं प्रेप एक्सपर्ट्स के स्मार्ट स्टडी सेशन के थ्रू आज आपको जीआईटी फिजियोलॉजी एक लेक्चर दूंगी। इस सेशन में हमारा एम ये है कि 1 से 1.5 घंटे के या मैक्सिमम 2 घंटे के लेक्चर के थ्रू आपको एक टॉपिक पर इतना इनेबल कर दें कि आप उसको इंडिपेंडेंटली पेपर में सॉल्व कर सकें और आपको उसको मोस्टली दोबारा पढ़ना, मतलब आप इस पेपर लेक्चर के बाद एक दफ़ा पढ़ लें, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में अगर कुछ इशू हो तो उसको सॉल्व कर लें। उसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए चूँकि हमारा स्मार्ट स्टडी सेशन है, हम 2 बेसिक बुक्स यूज़ करेंगे, डबल ए और रफ्यूलिया। फॉर दिस पर्पज़ हम स्टार्ट लेंगे डबल ए से और उसके बाद हम फिजियोलॉजी के जो पॉइंट्स रफ्यूलिया में है उसको इंशाल्लाह कॉपी करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम बीआरएस से और फर्स्ट एड से अपने लिए हिंट लेते रहेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ सिलेक्ट कर रहे होंगे वो हमने उन बुक से कवर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नर्वस सिस्टम ऑफ जीआईटी देख रहे हैं। जीआईटी हमें एक बहुत पुरानी बात पता है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट के अंदर होती है। एक्सट्रिंसिक होता है और इंट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा होता है थ्रू द वेगल नर्व, जबकि इंट्रिंसिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने याद रखनी है वो है कि माइंटेरिक प्लेक्सिस जो है वो जीआईटी की मोटिलिटी को कंट्रोल करता है और ऑर्बिक प्लेक्सिस इसका सेकंड नेम है। अब ये तो हमने सीधी सी एक लाइन पढ़ ली। पेपर में क्वेश्चन सीधा नहीं आता। जो असल प्रॉब्लम होता है कि हम बुक तो पढ़ लेते हैं, देखिए हमने 3 चीज़ें इधर देखी हैं कि मेंटेरिक प्लेक्सिस है, उसका सेकंड नेम ऑर्बिक प्लेक्सिस है और वो जीआईटी मोटिलिटी को कंट्रोल कर रहा है। पेपर पे क्वेश्चन आएगा कि आपको एक पेशेंट की हिस्ट्री दी हुई हो कि जिसको एक्लेजिया लाइक सिम्टम होंगे, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं उसकी जीआईटी की मोटिलिटी सही नहीं हो रही, स्मूथ मसल्स जो जीआईटी के इफेक्ट सही नहीं कर रही, या तो उसको प्रॉब्लम होता है डिग्लूटिनेशन में या उसको प्रॉब्लम होगा उसकी कॉन्स्टिपेशन की आ रही होगी हिस्ट्री। इस टाइप की कोई ना कोई उन्होंने हिस्ट्री दी हो नहीं है, एक्लेजिया का सिम्टम हो सकती है और आपसे कुछ होगा प्रॉब्लम किधर है, तब आपने मेंटेरिक प्लेक्सिस और बैक प्लेक्सिस की तरफ जाना है पैसिवली। दूसरा प्लेक्सिस है हमारे पास सबम्यूकोजल। इसकी स्पेस याद रखना है, इसकी लोकेशन है सबम्यूकोजल प्लेक्सिस, बिजनेस प्लेक्सिस इसका अदर नेम है और ये सिक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। इसके लिए भी क्वेश्चन उल्टा करके आ जाता है। सिक्रीशंस का प्रॉब्लम होगा और काज पूछी हुई होगी तो प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, बिजनेस प्लेक्सिस में, और उसकी लोकेशन है सबम्यूकोजल प्लेक्सिस। बाकी जीआईटी में हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ज्यादा इफेक्ट होता है थ्रू द वेगस नर्व। और 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जीआईटी में हो रहे होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, रेस्ट एंड डाइजेस्ट काम होता है, फोकस डाइजेस्ट पर होता है पैरासिम्पैथेटिक के टाइम। तो स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं, फिटस रिलैक्स हो जाते हैं, सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाती हैं और बॉडी ऑफ स्टमक की कंट्रैक्शंस इंक्रीज होती हैं। कंट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ये है पैरासिम्पैथेटिक का इफेक्ट। और जब हमने सिंपैथेटिक का इफेक्ट देखना होगा तो इसको हम अपोजिट कर लेंगे कि सब चीजें स्फिंक्टर और फंडस वगैरह कंट्रैक्ट होंगे जबकि स्टमक की कंट्रैक्शन रुक जाएगी क्योंकि डाइजेशन नहीं होनी और सिक्रेशंस भी कम हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जब हम देखने लगे हैं, वो है जीआईटी हार्मोन्स या फिर जीआईटी रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। इसमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, सीसीके, गेस्ट्रिन एंड सिक्रेटिन। सीसीके में स्टार्ट हम लेंगे गेस्ट्रिन से क्योंकि जब हम फूड इंगल्फ करते हैं, खाना खाया, फूड हमारे गई स्टमक में, तो पहली चीज इसके लिए गेस्ट्रिन रिलीज होती है। स्टमक में है फूड तो ये रिलीज होंगे जी सेल्स से। इनका ट्रिगर बनता है कि कुछ चीजें जो यहाँ नहीं लिखी हैं और समझनी चाहिए, तो ये है कि आपने खाना खाया, स्टमक की डिस्टेंशन हुई और अल्कलिनाइजेशन हुई, ठीक। और इस टाइम हमारा स्टमक एसिडिक स्टेट में नहीं है और हमारे स्टमक में रिसेप्टर डिटेक्ट किया कि अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में, जब ये चीजें डिटेक्ट हुई तो गैस्ट्रिन रिलीज हुआ।
गेस्ट्रिन कहाँ से रिलीज हुआ? जी सेल्स ऑफ द एंट्रम ऑफ स्टमक। ठीक है, यहाँ मेंशन करने के एंट्रम ऑफ स्टमक से। अब आया, अब इससे करवाना है क्या? इसका मेन जो है ना, स्टार्ट करवानी है इससे स्टमक की सिक्रीशन HCl की। उसके लिए ये बाइकार्ब, सॉरी, हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करवाएगा। गैस्ट्रिक हाइड्रोजन सिक्रीशन इंक्रीज होती है। अब वो जब इंक्रीज होती जाएगी तो HCl बनता जाएगा और हमारा इफेक्ट शुरू होगा अमीनो एसिड्स की जो हमने खाए थे उनकी डाइजेशन का। वो हमें पता है कि HCl किस तरह आगे इफेक्ट करता है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब डाइजेशन तक पहुंचेंगे। गैस्ट्रिक एम्पटिंग को इंक्रीज करता है या फिर मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, क्वेश्चन में एम्पटिंग की जगह मोटिलिटी का लफ्ज आ जाएगा तो परेशान नहीं होना। मोटिलिटी इंक्रीज होगी तो एम्पटिंग होगी, फंडस इससे पेरिफेरल खुलेगा, ऊपर से मोटिलिटी होगी। इंक्रीज पेरिस्टालसिस आएगी तो नीचे जाएगी सपोर्ट, तो एम्प्टी हो जाएगा। और म्यूकोजा की ग्रोथ इंक्रीज करवाएगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है जो यहाँ नहीं लिखी हुई, आप नोट करेंगे। चूंकि हमने नोट किया है क्या रहेगी, हाइड्रोजन सिक्रीशन इंक्रीज करा रहा है तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, पीएच कम हो रही है। तो जब पीएच कम हो जाएगी 1.5 से भी कम, एग्जैक्ट याद ना रखें 1.5, लेकिन पीएच जब कम होगी तब हमारा इस पे नेगेटिव इफेक्ट जाएगा और गैस्ट्रिन की सिक्रीशन कम हो जाएगी। सेकेंड वन इज कोलेसिस्टोकाइन। अब फूड हमारी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो गई, गैस्ट्रिन के थ्रू इफेक्ट आ गया, फूड हमारी चली गई है ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ड्यूडेनम ने अपना इफेक्ट शुरू किया, वहां पे फूड के साथ अब अमाइनो एसिड्स भी थे थोड़े बहुत जो ऊपर इफेक्ट से साथ जा रहे थे, फूड में फैटी एसिड्स थे। फैटी एसिड इंपॉर्टेंट चीज है, उनको डिटेक्ट किया आई सेल्स ऑफ ड्यूडेनम में। ठीक है, इनकी काज क्या बनी है सीसी के रिलीज होने की? आई सेल्स। आई सेल्स, हाँ, आई सेल्स से रिलीज हुए काज क्या बनी है हमारी? फैट इन द फूड। आई सेल्स ने रिलीज करवा दिया। अब इसका इम्पोर्टेंट काम ये है कि ये इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। डिफरेंस देख लें, गैस्ट्रिन हमारी कर रहा था स्टमक की मोटिलिटी को, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज, और ये इंटेस्टाइन की करता है क्योंकि फूड इंटेस्टाइन में, ये याद रखने की चीज है। जबकि ऊपर से चूंकि फूड आ गई है स्टमक से नीचे, तो स्टमक की एम्पटिंग को डिक्रीज कर देता है और इंटेस्टाइन की इंक्रीज कर देता है। साथ में अब चूंकि फूड में फैट्स है तो पैंक्रियाटिक सिक्रेशन को इंक्रीज करवाएगा, गॉलब्लैडर की कंट्रैक्शन करवाएगा और स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन करवाएगा, ताकि अब बाइल आ जाए हमारे ड्यूडेनम में और वहां पे अपने इफेक्ट शुरू करे। बाकी ये दो चीजें जो आपने याद रखनी है फॉर पेट एमसीक्यू के, सीसीके के अंदर 33 अमाइनो एसिड होते हैं और गैस्ट्रिन के दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जी, लार्ज, लिटिल और बिग। लिटिल में 17 अमाइनो एसिड होते हैं और बिग के अंदर 34 होते हैं। दिस इज द रट्टा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तरीन सब्सटेंस हमारे पास है सिक्रेटिन। अब सिक्रेटिन जो हमारा गैस्ट्रिन ने HCl रिलीज करवाया था, उसकी वजह से फूड हो गई थी एसिडिक और फैटी भी थी। फैटी और एसिडिक फूड जब ड्यूडेनम में पहुंची थी तो वो एस सेल्स ने सिक्रेटिन रिलीज करवा दी। वो क्यों करवाई कि अब जो एसिडिक फूड आ गई है उस एसिडिक को न्यूट्रलाइज करवाना है। न्यूट्रलाइज कराने के लिए हमें बाइकार्ब चाहिए और सिक्रेटिन आके बाइकार्ब को रिलीज करवाएगा पेंक्रियास से, पेंक्रियाटिक बाइकार्ब सिक्रेशंस, और बाइल सिक्रेशन भी इंक्रीज होंगी। और जब किसी के साथ में ही वो स्फिंक्टर ओडाई को रिलैक्स करा दिए तो बाइल वहां पहुंच जाएंगे। बाइल हमारा पहुंचेगा ड्यूडेनम में और डाइजेशन का इफेक्ट आता है। 27 अमाइनो एसिड्स इफेक्ट करता है। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली। नाउ हम 2 मिनट के लिए इसको स्किप करके सोमेटोस्टेटिन पे जा रहे हैं ताकि हम सब्सटेंसेस इकट्ठे देखें। ठीक है, अब जो सोमेटोस्टेटिन है ना, स्टैटिक से याद रखें, स्टॉप कर देता है। किसको स्टॉप कर देता है? जहां जहां भी होगा ना वहां वहां स्टॉप कर देगा। जब हमारी बॉडी में एसिड डिटेक्ट हुआ और उस टाइम खाना खाया था, गैस्ट्रिन रिलीज हुआ, HCl बना, सेम उस टाइम सोमेटोस्टेटिन भी रिलीज है। सोमेटोस्टेटिन रिलीज हुआ, अब वो दो जगह से होता है, पेंक्रियास से भी और गट से भी। गट में असल में ये होता है डी सेल, डी सेल।
ये डी सेल जो होते हैं वो पेंक्रियाज में भी होते हैं और जीआईटी में भी होते हैं हमारे। अब ये जहाँ से रिलीज हुआ है वहाँ की नॉर्मल सिक्रेशंस को स्टॉप करा देगा, क्योंकि स्टैटिन है, इसे स्टॉप करवाना है। ये गैस्ट्रिन के ऊपर को भी स्टॉप करवाएगा, एसिसी को भी स्टॉप करवाएगा, गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन भी थी स्टॉप हो जाएगा, बाइल एसिड भी स्टॉप हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। और जब ये पेंक्रियाज से रिलीज होगा दिस टाइम, पेंक्रियाज से, तो वहां पे ये क्या करेगा, पेंक्रियाज की भी जो सिक्रेशन है नॉर्मली इंसुलिन और ग्लूकागॉन, उनको भी इनहिबिट करेगा। ठीक हो गया। अब हम दो अहम चीजों पर जा रहे हैं, जो कि हमारे पास ये मोस्टली जीआईटी रिलेटेड नहीं है, एंडो रिलेटेड है, लेकिन चूंकि डब्ल्यू में यहाँ पे लिखी है तो हम इसे ही देख लेंगे। हमारे पास चार टाइप के हार्मोन होते हैं हमारी बॉडी में: एंडोक्राइन, एपिक्राइन, आर्टोक्राइन, पैराक्राइन, न्यूरोक्राइन, फाइवक्राइन। एंडोक्राइन जो होते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम में जो हम अपना देखते हैं कि ब्लड में रिलीज हुए और ब्लड में फ्लो करके टारगेट सेल्स पे पहुंचे। इंसुलिन जीआईटी रिलेटेड है हमारे, इनके अंदर थायराइड, जीएच, इंसुलिन, एपिनेफ्रिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। आर्टोक्राइन बोलते हैं कि जहां पे रिलीज हुए उसी सेल के ऊपर इफेक्ट कर दिया, पिकोसाइनाइड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन। पैराक्राइन में लोकल एरिया ऑफ प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, जहां से रिलीज हुए उसके इधर उधर नजदीक नजदीक वालों को, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल पढ़ी है सोमेटोस्टेटिन की, पेंक्रियाज में रिलीज हुए, पेंक्रियाज वालों को स्टॉप करा दिया। जीआईटी में रिलीज हुए, जीआईटी की एक्सक्रीशन को स्टॉप करा दिया। ठीक हो गया। और बाकी हुए न्यूरोक्राइन, जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू आते हैं प्री सिनेप्टिक लेफ्ट में और फिर पोस्ट सिनेप्टिक लेफ्ट पे इफेक्ट करते हैं: स्टाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, वीआईपी, इंकैफेलिन और जीआरपी। इनमें जो बहुत कॉमन है, फॉर एग्जांपल ये वाले सारे थायराइड हार्मोन, जीएच, इंसुलिन, एपिनेफ्रिन जो हमारी बॉडी में होते हैं हर वक्त, मतलब हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं इनको ना, प्रोबेक्सेंस वगैरह, ये वाले सारे से इनको आपको टाइप याद होने चाहिए, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। क्लियर कट एमसीक्यू आ जाता है कि सोमेटोस्टेटिन इज अ टाइप ऑफ हार्मोन। ठीक हो गया, हमने सिक्रेशंस यहाँ तक देखी। अब हम जीआईटी के, ये हार्मोनल वाली रेगुलेटरी सब्सटेंसेस थे जो कि सिक्रीट होते थे, अब हम सिक्रीशंस देख रहे हैं, मतलब स्लाइवा, पेंक्रेटिक सिक्रीशंस और बाइल वाली। लेकिन अभी हम चूंकि जस्ट हम स्टमक और आज के लेक्चर में और इंटेस्टाइन्स वाला पार्ट देख रहे हैं, हेपेटोबिलियरी नहीं देख रहे, तो और यहाँ पर भी यही मेंशन है, हम स्लाइवा और पेंक्रेटिक सिक्रीशंस देखेंगे। बाइल के लिए हम जब हमने हेपेटोबिलियरी सिस्टम करेंगे अपने शेड्यूल के मुताबिक, उसकी डिटेल तब देखेंगे। स्लाइवा और पेंक्रेटिक सिक्रीशन में आपने कोई दो से तीन चीजें याद रखनी है। ठीक है, इसको स्टार्ट लेते हैं। जो स्लाइवा है उसमें उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। जो इम्पोर्टेंट याद रखने की चीज है वो ये कि इसमें पोटाशियम का कंटेंट बहुत ज्यादा है। बाइकार्ब और पोटाशियम हाई है, सोडियम और क्लोराइड कम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्लाइवा इज हाइपोटोनिक। बाकी इसके अंदर अल्फा माइलेज, लिंगुअल लाइपेज, क्लिकरिन होते हैं, बट इम्पोर्टेंट सेरिंग चीज इसकी हाइपोटोनिसिटी है। और ये वाले दो पॉइंट्स हैं जो कि फ्लो रेट के साथ स्लाइवा का चेंज होता है कंपोजिशन। कैसे होता है, जब वो लो फ्लो रेट पे होता है ना, कि एसिनेस से बना और आहिस्ता आहिस्ता फ्लो हो रहा है, तो टाइम टू टाइम उसको osmolarity चेंज होती रहती है, उसके पास टाइम है, तो उसका सोडियम, पोटेशियम और सॉरी सोडियम क्लोराइड और बाइकार्ब कम हो जाता है और पोटेशियम ज्यादा हो जाता है। जबकि हाई फ्लो रेट की चूंकि जैसा ही वो रिलीज हो एसिनेस से, वैसा हो जाता है कि उसके अंदर सोडियम ज्यादा और क्लोराइड कम, और सॉरी सोडियम क्लोराइड ज्यादा और पोटेशियम बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर आपसे फ्लो रेट मेंशन किए बगैर डायरेक्ट पूछें कि पोटेशियम कंसंट्रेशन कैसी है, तो आपने सेकंड पॉइंट फॉलो करना है कि पोटेशियम ज्यादा होती है और बाइकार्ब भी ज्यादा है। बाकी स्लाइवा कास्ट कैसे, ये बहुत दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके पास आते हैं कि स्लाइवा दोनों
सिस्टम से ज्यादा हो जाता है, सिंपैथेटिक में भी और पैरासिम्पैथेटिक में भी। और ये का मैकेनिज्म लिखा हुआ है, कोसाइक्लिक एएमपी के थ्रू होता है, आईपीथी का आपने याद रखिएगा, दोनों में ज्यादा होता है। आपको क्वेश्चन में घुमाएंगे इस तरह हुआ उस तरह हुआ, तो आपने बोथ को ही करना। बाकी फूड अगर वो स्मेल से आगे से, ये इंपॉर्टेंट बात है कि साइवा जब थिक हो रहा है, थिक के टाइम हमारे रिसेप्टर कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, अल्फा 1 बीटा 1 रिसेप्टर। ठीक हो गया। और इनहिबिट हो जाता है एट्रोपिन, स्लीप और डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। ये इंपॉर्टेंट है हमारे सलाइवा, जिसको हम कंपेयर करेंगे पैंक्रियाटिक सेक्रेशन से। सबसे पहला डिफरेंस ये आ जाता है कि सलाइवा वाज हाइपोटोनिक और पैंक्रियाटिक, जो पक्की आपने याद रखने की चीज है ना, कि पैंक्रियाटिक जूस जो है, पैंक्रियाटिक सेक्रेशन है, वो आइसोटोनिक होती है। पहला डिफरेंस अच्छा सा रखते हैं इसमें। बाकी हाई वॉल्यूम होता है, सेम कंसेंट्रेशन होती है सोडियम पोटेशियम की, और बाइकार्ब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बाइकार्ब हाई, क्लोराइड कम। आइसोटोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हमें बहुत पहले से ये बात पता है कि लाइपेज, अमाइलेज और प्रोटीएजेस होते हैं। इसका भी फ्लो रेट के साथ ज्यादा होता है। जो लो फ्लो रेट के ऊपर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आइसोटोनिक ही रहेगा, लेकिन इसमें लो फ्लो रेट के ऊपर सोडियम और क्लोराइड ज्यादा है। सोडियम दोनों में रहेगा। इंपॉर्टेंट याद रखने की चीज क्लोराइड का डिफरेंस है और बाइकार्ब का। लो फ्लो रेट के ऊपर क्लोराइड ज्यादा है, हाई फ्लो रेट के ऊपर बाइकार्बोनेट ज्यादा है। लेकिन एवरी कंडीशन में आइसोटोनिक रहेंगे। तो आपने ये परेशान नहीं होना जब क्वेश्चन को वो चेंज कर रहे हो, कर देंगे उसकी टोनिसिटी चेंज हो रही है, उसके अंदर कंसेंट्रेट क्लोराइड और बाइकार्ब चेंज हो रहे हैं, लेकिन टोनिसिटी सेम रहेगी, आइसोटोनिक ही रहेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, पेंक्रियाटिक सिक्रेशन पे प्लस इफेक्ट किसका आया था, हमने भी ये पीछे पढ़ी। सिक्रेटिन रिलीज हुई थी, उसने भी इंक्रीज कराया था, सीसीके ने भी इंक्रीज कराया था। है ना। अब जब सिक्रेटिन इंक्रीज होती है, हमने डिफरेंस ये देखा था कि पेंक्रियाटिक सिक्रेशन सारी इंक्रीज, जब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए क्लियरली बाइक आपको मेंशन किए बगैर, तो फिर हमारे पास पेंक्रियाटिक सेक्रेशन कौन इंक्रीज कर रहे हैं, पॉलीसिस्टोकाइनिन ही मेंशन करेंगे। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में वो बिकार्ब मेंशन कर देंगे तो सिक्रेटिन इज अगेन। और मैकेनिज्म इज लाइक अ रेयर थिंग, कभी कभार आ जाती है कि सिक्रेटिन साइक्लिक एमपी के थ्रू करती है और सेफी के जो है वो आईपी3 और पैरासिम्पैथेटिक मैकेनिज्म के थ्रू करेगी। बाकी अब हम जा रहे हैं कि हमारे स्टमक के अंदर से ये, सॉरी, पेंक्रियाज के अंदर से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मतलब पैंक्रियाज के अंदर 4 टाइप के सेल्स होते हैं, ए, डी, बी और एफ। जो ए सेल है वो ग्लूकागॉन रिलीज करवा रहे हैं, बी सेल इंसुलिन अमाइलिन को, डी सेल सोमेटोस्टेटिन करा रहे हैं, और एफ सेल जो है वो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड करा रहे हैं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको मेंशन कर लेना चाहिए, जैसे कि पैंक्रियाटिक जो सिक्रेशंस होती हैं उनके अंदर ट्रिप्सिनोजेन होता है और ट्रिप्सन होता है। ठीक हो गया। ट्रिप्सिनोजेन जो है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है और ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। इंपॉर्टेंट थिंग, कैच जो क्वेश्चन आता है ना, कि ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन सा हार्मोन चाहिए, सॉरी, हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, दैट इज एंटेरोकाइनेज और द एंटेरोपेप्टाइडेज। ठीक हो गया। ये बहुत बहुत पेट क्वेश्चन है जो बहुत दफा आया है। सिक्रेटिन को, सॉरी, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें एंटेरोकाइनेज चाहिए। ये जो आप मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट थिंग जिसके ऊपर हम जा रहे हैं वो है कि गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। ये वो चीज़ है जो कि आपने अच्छा सा याद है। जो पेराइटल सेल होते हैं हमारे स्टमक में, वो रिलीज करते हैं 2 चीजें जो हमने यहाँ पे पढ़ी है, इंट्रिंसिक फैक्टर और गैस्ट्रिक एसिड। गैस्ट्रिक एसिड हमें पता है HCl होता है। पेराइटल सेल्स की हमने लोकेशन अच्छे से याद रखनी है, फंडस और बॉडी में होती है। HCl रिलीज करवाते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर की इंपॉर्टेंस हमें पता है,
विटामिन B12 को बाइंड करती है, और अगर ये नहीं होता हमारे पास तो क्रॉनिक गास्ट्राइटिस के सीन में या उसमें तो पेर्निशियस एनीमिया हो जाता है। चीफ सेल्स जो है वो गैस्ट्रिक एसिड जो है वो हमने गैस्ट्रिन वाले सीन पे जाए कि गैस्ट्रिन की वजह से गैस्ट्रिक एसिड रिलीज हो रहा था ना, तो वही बात है कि गैस्ट्रिन रिलीज होगा, और गैस्ट्रिन कब रिलीज होगा, जब पीएच कम होगी, स्टमक नहीं सॉरी, जब पीएच ज्यादा होगी तब रिलीज होगा, और फिर पीएच को कम करवाएगा बाद में। और एक क्वेश्चन आ जाता है जो कि हमने ऊपर पढ़ा है गैस्ट्रिन के अंदर, कि गैस्ट्रिन को स्टॉप करवाता है या नेगेटिव इफेक्ट है, इनहिबिटरी इफेक्ट है गैस्ट्रिन के ऊपर सोमेटोस्टेरिन का। तो एज अ होल जो कि गैस्ट्रिन नहीं होगी तो गैस्ट्रिक HCl भी नहीं बनेगा ना, एक कॉमन सी बात है। तो वो क्वेश्चन में गैस्ट्रिन को मिक्स कर देते हैं, हमसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि गैस्ट्रिक HCl या गैस्ट्रिक एसिड के ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट किसका है, तो हमें याद रखना है कि वो सोमेटोस्टेटिन का ही है। परेशानी वाली बात नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन आपको मिक्स कर रहे हैं। अगले सेल्स पे आ जाते हैं जी, चीफ सेल्स। चीफ सेल्स जो हैं वो भी फंगस में है, बॉडी में है। ये प्रोड्यूस करते हैं पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन क्या करती होती थी, हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद है, प्रोटीन डाइजेशन करवाती थी। और पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होती थी, ये पेप्सिन में कन्वर्ट होती थी। इसको कन्वर्ट करने के लिए ना हाइड्रोजन आयन चाहिए होता है, वही हाइड्रोजन आयन जो ऊपर HCl में एसिडिक है। ठीक हो गया। बाकी जी सेल्स जो थे वो हमें पता है गैस्ट्रिन रिलीज कर रहे थे, डी सेल्स सोमेटोस्टेटिन। ये बहुत दफा क्वेश्चन आया हुआ है कि हिस्टामिन जो है वो इंटेरोक्रोमैटिन सेल से रिलीज होती है। हिस्टामिन सुनते ही ना हम लोग फौरन सोचते हैं, क्वेश्चन में हम स्टेरियो हिस्टामिन पढ़ते हैं ना, वो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन उस साइड से चले जाते हैं, ब्लड के अंदर वाले सेल सोचने लग जाते हैं। लेकिन अगर GIT रिलेटेड क्वेश्चन को बनाया हुआ हो ना, तो GIT के अंदर गैस्ट्रिक में ये रिलीज होती है हिस्टामिन थ्रू द इंटेरोक्रोमैटिन सेल्स, और भी इम्पोर्टेंट चीज। बाकी एंट्रम के अंदर म्यूकस सेल्स होते हैं, वो म्यूकस और पेप्सिनोजेन को भी रिलीज करते हैं। लेकिन पेप्सिनोजेन अगर पूछें कि कहाँ से हो रही है, तो आपने म्यूकस सेल्स नहीं याद रखना, आपने याद रखना है चीफ सेल्स ही। हाँ, इन द रेयर सिनेरियो अगर चीफ सेल्स ना मेंशन हो तो म्यूकस सेल में भी होती वाली बात है, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा कभी हो। ठीक है, पेप्सिनोजेन हमेशा के लिए चीफ सेल्स है। आगे इन रैंडम क्वेश्चन से पहले लेट अस गो टू द, जस्ट हम 10 मिनट लगाएंगे, 5 से 7 मिनट। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर आगे मेंशन है, सेम यहीं पर मेंशन है, कि उनको ना थोड़ा सा हमें कंसेप्चुअल देखने, क्योंकि यहाँ पे वन लाइनर है। वन लाइनर के साथ हमेशा ये होता है कि आप पढ़ लेते हैं, उसमें आपको लगता है याद है, लेकिन जब पेपर में आता है तो आपको समझ नहीं आता कि पूछा क्या है। तो इसके लिए हमने यार, इसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, आप उनकी फोटोज ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। जस्ट हमने वो पॉइंट्स देख के एक छोटा सा कंसेप्ट बनाना है, मैक्सिमम 5 मिनट हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, हमने देखा है भाई GIT की मोटिलिटी तो हो रही है, वो कैसे हो रही है। पहली चीज, कंट्रेक्टाइल टिश्यू जो है वो हमारे पास यूनिटरी स्मूथ मसल है, विद द एक्सेप्शन ऑफ फेरिंक्स, अपर 1/3 ऑफ द एसोफेगस और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, वो सारे स्ट्राइटेड मसल। ये आता है क्वेश्चन, कहाँ कहाँ के स्ट्राइटेड मसल हैं ये आपने याद रखनी है, और बाकी सारे स्मूथ मसल हैं। बाकी दो तरह के हैं मसल्स, अगर सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल देख रहे हैं कॉन्ट्रेक्शन किस टाइप के हैं, GIT का ना बाकी सारी बॉडी के साथ एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ ना एक्शन पोटेंशियल से पहले स्लो वेव्स आती हैं। याद रखें, स्लो वेव्स एक्शन पोटेंशियल नहीं है, लेकिन स्पॉन्टेनियसली होती रहती है। हमारी GIT में कंटिन्यूसली वेव्स आती हैं रहती हैं, ऑसिलेटिंग होती हैं। इंपॉर्टेंट बात आपने जो याद रखनी, एक्शन पोटेंशियल नहीं है, लेकिन आती कहाँ से, इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ काजल। ये वो चीज़ है जो कि आपको पक्की याद रहनी चाहिए, बिकॉज इतनी दफा आया हुआ है इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ काजल से आएगी। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कि पेस मेकर्स ऑफ GIT किसको कहते हैं, तो दैट इज इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ काजल। कैजल्स को आपने नहीं भूलना। अब जो दूसरी चीज है याद रखने की, जो स्लो वेव्स आ रही है हमारी GIT के अंदर,
इनमें डीपोलराइजेशन होती है कैल्शियम चैनल्स के थ्रू और रीपोलराइजेशन होती है पोटेशियम चैनल्स के थ्रू। ठीक हो गया। बाकी इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टमक में लोएस्ट होती है 3 वेव्स आती हैं पर मिनट, और ड्यूडेनम में हाईएस्ट होती है 12 वेव्स। ठीक हो गया। अगली चीज है कि जब हम सॉलो करते हैं का पॉइंट हमने देखना है कि सॉलोइंग जो है ना हमारी मिडिल लाइन में कंट्रोल हो रही है। क्योंकि मोस्टली जब हम एक बेसिक सा पुराना सा कंसेप्ट यूज कर रहे होते हैं ना, तो मेडल्ला ऑब्लांगेटा को ना हम देखते हैं वो चीज जो सारी इनवॉलेंटरी काम हो रहे होते हैं। तो जब हम सॉल्विंग को देखते हैं ना तब हमें भूल जाता है। तो सॉल्विंग ये याद रखनी है कि मेडल्ला ऑब्लांगेटा में भी होगी वेगस और ग्लासोफिंजियस के थ्रू। और एसोफेजियल सब कुछ सही चल रहा है, हमें पता है कैसे हो रही है, कैसे, कोई क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन जब हम सॉल्विंग का टाइम आता है, एक चीज जो ये मैंने हाईलाइट की हुई आपको शो हो रही है, ये क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा रैंडम लगता है कि कहाँ से आ गया कि इंट्राथोरेसिक प्रेशर चेक करने के लिए हम कैसे करते हैं, बलून कैथेटर को कहाँ रखते हैं। तो देखिए हमारा जो एसोफेगस है ना वो थॉरेक्स में होता है, तो इसलिए हम थॉरेक्स में बलून कैथेटर रख, सॉरी एसोफेगस में रख के इंट्राथोरेसिक प्रेशर चेक कर सकते हैं। लेस इन्वेसिव हो गया ना कि आपने मुंह से डाला और एसोफेगस में करके चेक कर लिया। ये एमसीक्यू ऐसे जो रैंडमली आ जाता है, तो आपको ये चीज पूरे इसमें से यही याद रखनी। बाकी हमने सब कुछ सही चल रहा था हमारे स्टमक के करते हुए, जब हमने रेगुलेटरी सब्सटेंसेस पढ़े थे शुरू में, गैस्ट्रिन वगैरह, उनके साथ एक और सब्सटेंस हमें पढ़ना चाहिए था जो हमें पढ़ना है, वो है मोटिलिन। मोटिलिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। ये फास्टिंग की कंडीशन में रिलीज होता है और मोटिलिटी इंक्रीज करता है। ये तो आम बात हो गई। इम्पोर्टेंट बात जो क्वेश्चन में आता है वो है कि माइग्रेटरी मायो इलेक्ट्रिक कम्प्लेक्स कौन बनाता है। तो द थिंग इज दैट मोटेलिन बनाता है, और फास्टिंग की कंडीशन में एमएम से बना रहा है। बाकी 90 मिनट इंटरवल इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फास्टिंग में एमएमसी जो है वो मोटेलिन बना रहा होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि फास्टिंग की कंडीशन में जो पेरिस्टालसिस आ रही होती हैं वो मोटेलिन की वजह से हो जाती हैं। ओके। बाकी ये वो चीज़ें जो पहले पढ़ चुके हैं कि सीसीके हमारी गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज करता है कोलिसिस्टोकाइन। और अगर इसको वो फैट के साथ हम इस तरह कर सकते हैं कि फैट ने सीसीके रिलीज कराया तो उसने गैस्ट्रिक एम्पटिंग को डिक्रीज करा दी, सॉरी मोटिलिटी एम्पटिंग को, हाँ इनको डिक्रीज करा दिया एम्पटिंग को या मोटिलिटी को। ओके। मतलब हमने इसको सीसी के रिलेशन में पढ़ा था, लेकिन परेशान नहीं होना, पेपर में इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि आप रिलेट कैसे कर रहे हैं। हमें पता है कि सीसी के डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वहां क्वेश्चन करेंगे फैट कैसे डिक्रीज, फैट कर रहा है डिक्रीज इंक्रीज, तो फैट डिक्रीज कर रहा है क्योंकि वो सीसी के रिलीज करा रहा है, जबकि जो हाइड्रोजन होता है वो भी डिक्रीज करा रहा है। बस ये दो चीजें। ठीक है। और एक क्वेश्चन है रैंडम आता है पेपर में, लेकिन आया हुआ है कि मास मूवमेंट जो होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की, सेकेंड की या कॉलन की, वो 1 to 3 टाइम्स पर डे होती है। जस्ट नंबर याद रखने के लिए। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने सब कुछ कर लिया। ये सब कुछ हुआ है जो हमने हमने डबल ए के फिजियोलॉजी के पॉइंट्स कर लिए। अब हम बीआरएस में से इम्पोर्टेंट चीज देख रहे हैं, ऐसी चीजें जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन वो डबल ए और रफीउल्ला में मेंशन नहीं हुई भी, तो जस्ट वो चीजें देख रहे हैं। तो उसके लिए अब हम जा रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये रफीउल्ला खोलने आप स्टार्ट से उसमें मेंशन करके साथ में देख लेंगे। अब देखिए, ये वाला जो टेबल है ये आपको आना चाहिए, बहुत अच्छा आना चाहिए।
कि कौन सी चीज कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है और किस तरह से हो रही है। ये रैंडम एमसीक्यू आ जाते हैं, इनके बीच में से निकाल के। कार्बोहाइड्रेट हमें पता है मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज और फ्रुक्टोज इसके अलावा किसी फॉर्म में भी नहीं एब्जॉर्ब होते। सुक्रोज नहीं होता, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज एंड फ्रुक्टोज होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहे होते हैं प्रोटीन, लिपिड, कार्ब्स वगैरह सब कुछ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ग्लूकोज और ग्लेक्टोज, ये आपने नहीं भूलना, ग्लूकोज और ग्लेक्टोज सोडियम डिपेंडेंट को ट्रांसपोर्ट से होते हैं एब्जॉर्ब, और फ्रुक्टोज फैसिलिटेटेड डिफरेंस होता है। ओके ओके, आगे चलते हैं जी प्रोटीन्स में। प्रोटीन्स जो होती हैं वो अमाइनो एसिड, डाई और ट्राइपेप्टाइड की फॉर्म में हो जाती हैं, और इनके अमाइनो एसिड के लिए सोडियम डिपेंडेंट है, डाई और ट्राई के लिए हाइड्रोजन डिपेंडेंट है। लिपिड्स का इंपॉर्टेंट है, फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल सबकी फॉर्म में हुए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इंटेस्टाइन के अंदर बाइल साल्ट के साथ मिक्स होते हैं, इसलिए तो जब हमने फैट ड्यूडेनम में पहुंचे थे तो हमारी बॉडी ने सीसी के रिलीज करवाया था, और सीसी की ने गाल ब्लैडर को कंट्रैक्ट कराना शुरू कर दिया था ताकि बाइल आए। अब बाइल आ गया तो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में लिपिड्स और ये मिले, और मिल के मसल्स बने। ये मसल्स इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट है जो आपने उठाना है, जहाँ पे ये आ जाए ये फैट रिलेटेड है और बाइल साइड्स के साथ मिलता है। बाकी काइलोमाइक्रोन्स बन जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज वाज माइसेल्स। फैट सॉल्युबल विटामिन है तो वो इसी फैट के साथ मिक्स होके जाएगा, वो भी मसल्स के अंदर होंगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो सोडियम डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि सोडियम और वाटर का सेल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए अब आप आ गए हैं वो है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो है वो आया था, आपने कहा तो ऊपर स्टमक में से पेराइटल सेल्स जो थे वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करवा रहे थे। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो विटामिन बी 12 को कम्प्लेक्स बनाएगी, और ये जो कम्प्लेक्स आया है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के अंदर एब्जॉर्ब होता है। यहाँ से दो एमसीक्यू आ जाते हैं, आगे हम पढ़ते हैं वहाँ पे उसको इंशाल्लाह अपने पॉइंट्स में भी। लेकिन विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी अनीमिया इसलिए गैस्ट्रेक्टमी के बाद भी हो सकता है और एलिएक्टमी के बाद भी हो सकता है, तो परेशान नहीं होना। ओके, करना आपने क्या है कि देखना है कि आपको मैकेनिज्म का कोई ना कोई हिंट दिया होगा उसके अंदर। जब वो बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया होता है गैस्ट्रेक्टमी के बाद, उसकी वजह क्या होती है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आया होता। और जब इलिएक्टमी के बाद होता है तो वो कम्प्लेक्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इसकी ट्रीटमेंट के लिए फिर हमें इंजेक्शन फॉर्म में देना होता है विटामिन बी 12। ओरल नहीं देना, क्योंकि ओरल का फिर भी इफेक्ट नहीं आएगा। बाइल एसिड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वापस चले जाते हैं लीवर में, किसके थ्रू, सोडियम डिपेंडेंट होते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट। विटामिन डी डिपेंडेंट होती है कैल्शियम, ये एक इम्पोर्टेंट चीज हो गई। आयरन जो है वो Fe+2 वाली फॉर्म में, फॉर्म में जाता है, ठीक है, कन्वर्ट होता है। और फिर और सेल के अंदर जो है एपोफेरिन में, फेरिटिन में जाता है, और ब्लड के अंदर जो होता है ट्रांसपेरेंट के साथ बाइंड करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं रुकी थी ये है कि आयरन स्मॉल इंटेस्टाइन तो मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपके पेपर में डिटेल आ जाती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में से ड्यूडेनम आप इधर मेंशन करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह जो विटामिन बी 12 है ये भी आइलियम के टर्मिनल वाले पार्ट में होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस तरह का सिनेरियो दे दें कि टर्मिनल आइलियम बस रिमूव हुआ है, बाकी बॉडी नहीं हुई, बाकी आइलियम नहीं हुआ, तो परेशान नहीं है, क्योंकि टर्मिनल रिमूव हो गया तो विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओके, ये वो पॉइंट है जो हमने पीछे पढ़ लिया था कि ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन में एंटेरोकाइनेज के थ्रू, और फिर जो ट्रिप्सिन है वो कीमोट्रिप्सिनोजन और इन सबको एक्टिव करती है। ये सारे प्रो एंजाइम्स होते हैं, कीमोट्रिप कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रोटीलेसेस,
प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस वगैरह इंपॉर्टेंट इनमें से फर्स्ट पॉइंट है। एंटेरोकाइनेज को याद रखना है आपने। एंटेरोकाइनेज ना मेंशन हो तो एंटेरोपेप्टाइडेज इज आल्सो नॉर्मल टर्म, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में परेशान नहीं होना। बाकी सोडियम और क्लोराइड की जो एब्सॉर्प्शन है, सोडियम जो है ना वो एब्जॉर्ब होता है कोलन में, एल्डोस्टेरोन इफेक्ट करता है। पूरे स्लाइड खोलने का मेरा मकसद आपको ये एल्डोस्टेरोन दिखना था। हार्मोन्स में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे जब हमने पढ़ना है, लेकिन हम इस तरह मेंशन करके पढ़ेंगे। एल्डोस्टेरोन का जब हम इफेक्ट पढ़ेंगे एंडोक्राइन में, तब हम ये चीज़ ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। पोटाशियम जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पोटाशियम डाइट्री वाला एब्सॉर्ब होगा आपके इंटेस्टाइन में और सिक्रीट होगा कोलन में। विटामिन B12, ये इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन ऊपर किया है कि B12 कैसे होता है आईएम में, गैस्ट्रेक्टमी में भी और एलेक्टी में भी, और पर्नीशियस एनीमिया का के लिए आपको इंजेक्शन फॉर्म में देना है। कैल्शियम को अपने बहुत डिटेल से पढ़ना है जब हम पढ़ेंगे विटामिन D के साथ इसका रिलेशन, वो भी हमने किडनी और पैराथायराइड के साथ। आयरन ब्लड के अंदर ट्रांसफेरेंट के साथ बांध लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फ्री पॉजिटिव टू जो फॉर्म है फेरस उसमें इफेक्ट होगा, उसमें हमारे एब्जॉर्ब होना है। ओके हो गया। ये थे वो पॉइंट जो हमारे बुक में इस तरह क्लियरली मेंशन अभी तक नहीं थे, आगे मेंशन है। सेम टू सेम यही चीजें मेंशन है, लेकिन थोड़ा सा मैंने सोचा था कि बेसिक बुक के साथ जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपका कवर जल्दी हो जाता है। तो इसके लिए अब आ, हम दोबारा से देखेंगे जो रैंडम क्वेश्चन थे। एक पेज है, इसको समझ लेंगे और हमने सब कुछ समझ लिया, हम जस्ट पढ़ रहे हैं, जस्ट 1 से 2 पॉइंट है जो हमने पढ़ समझे। फैट इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एम्पटिंग को, है ना, सीसीके के थ्रू। जब एम्पटिंग इनहिबिट होगा तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा, है ना, ज्यादा टाइम लेगा जब इनहिबिट हो गया, स्लो हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इंक्रीज, एम्पटिंग कम होती है, मोटिलिटी डिक्रीज। पेपर में जल्दी जल्दी में बैठे थे, ओ ये तो मुझे आता है, एम्पटिंग इनहिबिट कर दिया, लेकिन पेपर में एम्पटिंग टाइम लिखा हुआ होता है, तो पढ़ के देखते हैं। हाइड्रोजन इन द ड्यूडेनम इनहिबिट गैस्ट्रिक एम्पटिंग बाय डायरेक्ट न्यूट्रल रिफ्लेक्सेस, ये मैकेनिज्म है, ये आपने याद रखने वाली बात है। इंसुलिन सिक्रेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंसुलिन सिक्रेशन दोनों के थ्रू हो रही है, जीआईपी के थ्रू भी और सिक्रेटिन के थ्रू भी। जीआईपी हमने देखा था, नहीं देखा था जब हम देख रहे थे सिक्रेटरी सब्सटेंसेस, इसके बहुत ज्यादा दफा क्वेश्चन नहीं आता था, सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन आता है कि इंसुलिन कोई सिक्रेशन इंक्रीज करता है। हाँ जी ये करता है, ये आता है जी के सेल्स से, ड्यूडेनम में होते हैं हमारे पास, जेजुनम में होते हैं, इनके सेल्स ना याद करें कोई इशू नहीं, हमें बेसिकली गैस्ट्रिन, सोमाटोस्टेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन के सेल्स याद हो, इनफ है। ठीक है, जीआईपी हुआ, ये दो तरह से काम करते हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सो में ये हाइड्रोजन की सिक्रेशन कम करते हैं हमारे स्टमक के अंदर, और एंडोक्राइनली जब इफेक्ट करता है ये इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज कर देता है। ठीक हो गया। पेंक्रियाटिक एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होगी, जब पेंक्रियाटिक एंजाइम नहीं है तो ट्राइग्लिसराइड एब्जॉर्ब नहीं होंगे। मेसल्स हमने पढ़ लिया था, बाइल से बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे हमने इसकी डिटेल, वही बात होगी कि रिलेटेड एवरीथिंग तो न्यूरोलॉजी में पढ़ेंगे कि 7 से ज़्यादा, 9 से कम। मतलब पेपर में आपके पास क्वेश्चन अगर आ जाए 7 और 9 दोनों मेंशन हो तो आपने 7 पिक करना है, कोई एक मेंशन हो तो आपने वो करना है, स्लाइड फ्लो इंक्रीज हो। स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को ज़्यादा करना और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करना, ये सीसीके, है ना, हमने भी पढ़ लिया था। बाकी इसको क्लियर कर 4-5 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ये रेफ्यूला में, हम ये रेफ्यूला से 4 पॉइंट्स याद करेंगे, हमारे सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। फंडस हमने बॉडी की रिमूव की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखना है। स्टमक था, फंडस रिमूव की, गैस्ट्रेक्टमी की, तो गैस्ट्रिक कंप्लायंस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। पहले नंबर पे आपने गैस्ट्रिक कंप्लायंस को ही देखना है। अगर ऐसा कुछ नहीं है ऑप्शन में तो फिर रिसेप्टिव रिलैक्सेशन लगा लेते हैं, लेकिन कंप्लायंस कम।
ज्यादा में। एंट्रम अगर रिमूव हुआ है तो एंट्रम के अंदर हमारे पास क्लियर, मैंने आपको कहा था मेंशन कर लें, गैस्ट्रिक के जी सेल्स जो होते हैं वो होते हैं एंट्रम में। एंट्रम रिमूव हुआ तो एसिड प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, क्योंकि गैस्ट्रिन नहीं आएगा तो फिर एसिड नहीं बनेगा। पाइलोरस रिमूव हुआ तो पाइलोरस स्फिंक्टर होता है ना, स्फिंक्टर नहीं है, तो सॉलिड इजीली पास हो जाएंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है फंडस ऑफ द स्टमक से, ये आपने देख लिया था। वहां पर होते हैं हमारे पास पेराइटल, सॉरी हाँ पेराइटल सेल, और वो रिलीज करते हैं फंडस को, सॉरी वो रिलीज करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12। ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये आपका कंसेप्ट बनेगा, कंसेप्ट अभी बनाएंगे रफीउल्लाह से, लेकिन इनका आपने रट्टा अच्छा लगाना है। जितना जैसा घुमा दें अपने पॉइंट्स देखने हैं, पेट पॉइंट है क्वेश्चन, इनमें से एक आता ही आता है। ठीक है, ऐसे की है कोलोस्टमी हुई है कि जमीन देखी तो सिक्रेटरी डायरिया होगा, जेजेनास्टमी हुई है तो ऑस्मोटिक डायरिया होगा। एलियोस्टमी हुई है तो भी, लेकिन अगर दोनों इकट्ठे हैं जेजेनास्टमी हुई है। ये पक्का पक्का इसका ना याद करने वाली चीज है, कंसेप्ट होगा, बनाएंगे, अभी बना रहे हैं, लगे हैं रफीउल्लाह में से खोल के, लेकिन पक्का याद करने वाली चीज को अभी याद कर लें। अच्छा चलें, पहले हम ना ये पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, एक पेज जो हमारा है, उसके बाद फिर हम जाएंगे वहां पर, और रफीउल्लाह में से ही सारा कुछ देख लेंगे। बाकी हमने देख लिया था आयरन और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हो रही थी ड्यूडेनम में, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम जिजिनम में होती है। ठीक हो गया। पैसिव वाटर और साल्ट की एब्जॉर्प्शन जिजिनम में पैसिव होती है, जिजिनम के ऊपर एल्डोस्टेरोन इफेक्ट नहीं करता, एल्डोस्टेरोन इफेक्ट करता है कोलन में। विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन टर्मिनल में है, एलियम में है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड कोलन में एब्जॉर्ब होते हैं, लॉन्ग चेन जिजिनम में होते हैं। फोलिक एसिड भी जिजन में होता है। ये ना थोड़ा रट्टे वाली चीजें हैं, इनका आपने अपने पास अभी आज का आज जैसे आप लेक्चर सुन रहे हैं, एक स्टिकी नोट के ऊपर कोई 7 से 8 पॉइंट्स हैं, आपने नोट करने हैं, अपने पास कहीं लगा लेने। जब आपने दोबारा पढ़ने बैठना है ना, रात को लेट या सुबह टाइम, आपने पहले ये पॉइंट पढ़ने, 2 दिन लगेंगे पॉइंट पढ़ते हुए, आपके पक्के हो जाएंगे। ये कुछ चीजें होती हैं जो अपने रट्टा ही लगना होता है। अच्छा जी, देखें अब, फ्लूइड एब्जॉर्प्शन जो थी ना मैक्सिमम जिजन में, और लॉस जो है वो कोलन में, और यही चीज हमारा कंसेप्ट बनाएगा इन चीजों का कि डायरिया की टाइप्स ऐसी क्यों हो रही हैं इनके साथ। B12 की एब्जॉर्प्शन हमें पता है इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए होती है, लेकिन याद क्या रखना है, एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर, ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो पूरी सीधी लाइन लिखी पे होती है पेपर में, अगर हम जल्दी की वजह से कि हमें तो याद है गलत टिक कर देते हैं। देखें, B12 एब्सॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर है, लेकिन जब वो ब्लड के अंदर चला गया है ना, तो अब उसकी ट्रांसपोर्ट का वर्ड हो, या अगर ब्लड के अंदर का हो तो वो ट्रांसकोबालामिन 2 के साथ होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ उसका बाइंड बना हुआ है GIT के अंदर, ब्लड के अंदर नहीं। और फ्लूइड लॉस, इलियम के ही लॉस में होगा ना, इलियम इलियक्टमी हुई तो डायरिया होगा, और क्योंकि जो फ्लूइड एब्जॉर्प्शन थी वो नहीं हो रही। आपके देखें, इलियम की जब रिसेक्शन हुई है तो डायरिया के चांसेस ज्यादा है, बाइल सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, लेकिन अगर ऑप्शन आपके पास दोनों हो तो डायरिया ज्यादा होगा। 100 लोगों की अगर हुई है इलियक्टमी तो उनमें से 50 से ज्यादा को डायरिया होगा, वाटर वाटर स्टूल आएंगे, और थोड़े बंदे होंगे जिनको बाइल साल्ट की अब्जॉर्प्शन कम होगी। स्लो वेव्स हमने पढ़ ली थी, ऑसिलेटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हैं, इंटेस्टाइनल सेल कैटल से होते हैं, कैल्शियम चैनल डिपोलराइज करते हैं, पोटेशियम चैनल रिपोलराइज करते हैं, और स्टमक में 3 होती है, duodenum में 12 की आ रही होती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्लो जो वेव्स हैं ये एक्शन पोटेंशियल नहीं है, ये हमने उधर से खोल के स्पेशली यही चीज पढ़ने के लिए हमने BRS खोली।
बाकी ये याद रखने की चीज है कि लेड का लेवल हमने अब चेक करने के लिए गट के जरिए देखते हैं कि गट में उसके तो ऑप्शन कितनी हो रही है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म लीवर में हो रहा होता है, मतलब ये वो बातें भी हमें पता है। बाकी गैस्ट्रिन का ये मैंने आपको कहा था ऊपर नोट करना है, ये लो पीएच के थ्रू ये जब पीएच कम होती है तो इनहिबिट हो जाती है। जब स्टमक में पीएच, क्योंकि जब गैस्ट्रिन का नेगेटिव फीडबैक वाला सीन है ना, गैस्ट्रिन आया, गैस्ट्रिन ने हाइड्रोजन आयन रिलीज कराया, एसिड बना, पीएच कम हुई, होती गई होती गई होती गई, कम होते होते 1.5 से भी कम हो गए। जो ही 1.5 से कम हुई तो फिर बॉडी ने उसको अप करने के लिए उसको स्टॉप स्टॉप करवा दिया। ठीक है, गैस्ट्रिन को सब्सटेंस रिलीज हुए जीआईटी में और रिलैक्सेशन करवाई। अब देखिए फ्रॉम न्यूरॉन आ गया, बाकी चीजें हैं, स्मूथ मसल के रिलैक्सेशन भी करवा रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि न्यूरॉन से रिलीज हुआ, तो ये हमने ऊपर से जब हमने टाइप्स ऑफ पढ़ी थी हार्मोन्स, उसके अंदर ये चीज पढ़ी थी, ये वहां से क्वेश्चन आया है। टाइप्स ऑफ न्यूरोक्राइन के अंदर वीआईपी, वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, और ये ना बस आपने याद ये रखना है कि इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस इंक्रीज करवा देता है, और पैरासिम्पैथेटिक है तो वेगल के थ्रू आता है। वेगल का क्वेश्चन आया हुआ है एक दफा पहले, ये वेगस के थ्रू। ओके ओके, आगे चलते हैं। स्मॉल वेव, सॉरी, फैट डाइवर्शन हुई एमल्सिफिकेशन के थ्रू। एमल्सिफिकेशन वही थी जब वो बाइल के साथ मिक्स हो रहे थे उस टाइम। और हेपेटोसाइट्स का फंक्शन चूंकि हम कल पढ़ेंगे, आज हमने नहीं पढ़ा, नेक्स्ट मतलब ने जब हम हेपेटोबिलिटी पढ़ेंगे तो, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। स्लो वेव्स दोबारा आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेस्टाइनल सेल ऑफ कैटल से मेंटरी प्लेक्सिस जीआई स्मूथ मसल्स पे इफेक्ट करता है। सब म्यूकोसल वाला जो है वो सिक्रेशंस को, ब्लड फ्लो को, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको जो इंफॉर्मेशन है वो कीमो और मैकेनो रिसेप्टर्स के थ्रू आती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्रेशंस वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन रैंडम ये क्वेश्चन आ सकता है कि सब म्यूकोसल प्लेक्सिस कहाँ से इनपुट लेता है, कीमो रिसेप्टर और मैकेनो रिसेप्टर ऑफ द जीआईटी। गैस्ट्रिक सिक्रेशंस इंक्रीज होती हैं, प्रोटीन, पहली पहली चीज खाना खाया था, प्रोटीन थी, डिटेक्ट हुई, गैस्ट्रिन रिलीज होना शुरू हो गया, गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ग्लूकोनेजेंसिस लीवर में है, ट्रिप्सिनोजेन वो जिसके लिए हमने पीआरएस में पढ़ा था, एंटेरोकाइनेज होते हैं, और एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर ट्रिप्सिन आगे से प्रोएंजाइम को कन्वर्ट करती है। गैस्ट्रिक एचसीएल जरूरी होता है पेप्टाइड सेल से, ताकि वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करे, है ना, और फिर पेप्सिन हमारी प्रोटीन की डाइजेशन करती है, अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन। पेंक्रेटिक एंजाइम डेफिशिएंसी जब नहीं हो, जब नहीं, सॉरी, नहीं होंगे पेंक्रेटिक एंजाइम्स, तो पेंक्रेटिक एंजाइम क्या कर रहे होते हैं, फैट की अब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं ना, तो ट्राइग्लिसराइड्स की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। बाकी एक बात है कि लार्ज इंटेस्टाइन पाइलोरस से लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपने याद रखना है कि 8 घंटे लग जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन ना पेराइटल सेल के एसिड की सिक्रीशंस को इंक्रीज करते हैं, दैट इज याद रखने की चीज है, प्रोस्टाग्लैंडिन का ये इफेक्ट होता है, सॉरी डिक्रीज करते हैं। यहाँ से हमारा कंसेप्ट जाएगा जो कि अल्सर हो रहा होता है, क्योंकि जो हम एनसेड ले रहे होते हैं वो ये प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह को डिक्रीज कर रही होती हैं, तो एसिड सिक्रीशन ज्यादा होंगी और उसकी वजह से इफेक्ट करना शुरू होगा आपके स्टमक पे, और वो गैस्ट्रिक अल्सर बनना शुरू होता है। कि डिटेल हम तब पढ़ेंगे जब हम पैथोलॉजी पढ़ेंगे, कि जस्ट पॉइंट उन्होंने फिजियोलॉजी में लिख दिया तो हमने देख लिया। स्लाइवा का फ्लो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कौन इंक्रीज करता है, अब ये तीनों करते हैं, एस्टाइल कोलिन करती है, वीआईपी, एस्टाइल कोलिन तो हमें क्लियर पता है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ना ही शुरू करते हैं कि एस्टाइल कोलिन जो है वो सिंपैथेटिक के थ्रू हमारा, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक के सारा सिक्रेशन इंक्रीज करा रही होती है, जब एस्टाइल कोलिन करती है। वीआईपी भी करता है, पैरासिम्पैथेटिक है वो भी, सब्सटेंस भी करता है, लेकिन आपने किस फंक्शन में इसको पिक करना है। पेपर में तीनों ऑप्शन मौजूद हों तो आपने स्टाइल कोलिन करना है, नहीं है तो वीआईपी, नहीं है तो सब्सटेंस पी।
इन सब के होते हुए आपने सब्सटेंस पी नहीं पी करना, ठीक। और ये हमने देख लिया कि नॉर्मल वेव कितनी आ रही होती है बेसिकली पे 3 वेव्स आ रही है। हमने बीआरएस खोल के स्पेशली ये चीज़ देखी है। ओके हो गया। एमसीक्यूज हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, जब हम डिटेल लेक्चर में कर रहे होंगे तब हमने अपने लेक्चर के बाद एमसीक्यूज डिस्कशन का टाइम रखना है। वो हम रूम पे भी रख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी रख सकते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर टाइमिंग। चैप्टर का फ्लो कितना है, हमने डिस्कशन कितनी देर की है, सबके मुताबिक, और क्वेश्चन किस टाइप के हैं। बिल्कुल कॉमन कॉमन रिपीट हुए हुए हैं। सो ऊपर वाली लाइंस रिपीट हैं या कोई क्वेश्चन है जो कि घुमाए हुए हैं, ये हम उसके मुताबिक करेंगे। नाउ वी आर जंपिंग टुवर्ड द रेफ्यूला। रेफ्यूला के जीआईटी के चैप्टर में इतनी ज़्यादा फिजियोलॉजी के क्वेश्चन नहीं है। इन्होंने पैथोलॉजी ज़्यादा लिखी हुई है, तो जब हम पैथोलॉजी डिस्कस करेंगे मोस्टली हम तभी करेंगे, लेकिन जो फिजियोलॉजी के 2 से 3 पॉइंट हैं, थोड़े से पॉइंट्स तो वो हम देख लेते हैं। 10 मिनट में जितना हो सकेगा उतना कर लेंगे, और बाकी डिटेल हमने जब हमारा लेक्चर डिटेल से गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का होगा, जिसमें हम एम्ब्रियो से लेकर, मतलब एम्ब्रियो भी करेंगे, एम्ब्रियो वाले पॉइंट्स भी और पैथोलॉजी वाले भी, पूरी डिटेल हम इंशाल्लाह तब करेंगे। ठीक है। सोडियम क्लोराइड स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन में एब्जॉर्ब होती है, द सेम थिंग जो हमने अभी किए थे। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन ये हमने देखे थे न्यूट्रिएंट्स की। अब हम देख रहे हैं कुछ चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन नहीं थी, उसके लिए ये टेबल मोर देन इनफ है। ये टेबल प्लस नीचे लिखे हुए पॉइंट्स आपने करना, ये पॉइंट्स चीज़ें ऊपर नोट कर लेंगे। सोडियम क्लोराइड स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन में होती है। पोटाशियम का इंपॉर्टेंट चीज यही पढ़ने के लिए हमने बीआरएस में देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होती है, कोलन में सीक्रेट होती हैं, और इस तरह के ऊपर इसके ऊपर इफेक्ट होता है एल्डोस्टेरोन का, कोलन वाला सिक्रेशन के ऊपर। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं, लेकिन जब कोलन में एब्जॉर्ब हो रहा था सोडियम, तब भी इसके ऊपर इफेक्ट आता है एल्डोस्टेरोन का। वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कितने परसेंट कहाँ पर है। 80% स्मॉल इंटेस्टाइन में, 10% लार्ज में, 10% फेसेस में। फैट सॉल्युबल हैं तो वो फैट के साथ होंगे, है ना, बाइल के साथ ओके, बिल्कुल वैसे जो हमने कहा मसल्स बनेंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। फोलेट भी, कैल्शियम भी, आयरन फेरस फॉर्म में होगा +2 वाला, और डिटर्मिन। B12 का हमने डिटेल देख लिया, बाइल साल्ट्स का देख लिया। जल्दी से इन पॉइंट्स में देखेंगे। अब पॉइंट्स में हमने ये करना है कि जो चीज़ हमने पढ़ ली है उसको हम जल्दी से आगे कर लेंगे, उसको अपने टिक करते जाने की चीज़ हमें पता है। और जो चीज़ नहीं पढ़ रही है उसको आपने हाईलाइट करना है, क्योंकि आज आप पढ़ रहे हैं, अब उसके बाद आपके पास रिपीट करने का टाइम बहुत देर से आएगा, और रिपीट करने के टाइम आपने पूरी रफीला दोबारा नहीं पढ़नी, आपने जस्ट वो हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ने हैं। विटामिन B12 हमने देख लिया है, गैस्ट्रेक्टमी के बाद आई है। पेरेंट्रल B12 दिया था। क्यों लॉस होता है, पेराइटल सेल्स नहीं है, हमने देख लिया ना, पेराइटल सेल्स से इंट्रिंसिक फैक्टर आता है। आयरन एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम से होता है, फेरस फॉर्म में, और फेरस फॉर्म +2 वाली होती है। ये नई बात आई है जो वैसे पता है, लेकिन हमने अभी नहीं पढ़ी कि सिट्रस फ्रूट्स के साथ इंक्रीज हो जाती है इसकी एब्जॉर्प्शन। ट्रांसपोर्ट ट्रांसफेरेंट के साथ होती है। ट्रांसपोर्ट फॉर्म, T फॉर ट्रांसपोर्ट, T फॉर ट्रांसफेरेंट, ट्रांसफर कर रही है। ट्रांसफेरेंट कम होगा तो आयरन फ्री ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आयरन हमें फ्री फॉर्म में ज्यादा मिलेगा, तो हमें ट्रांसपेरेंट की डेफिशिएंसी का पता चल सकता है। आयरन एब्जॉर्प्शन मोस्टली हीम आयरन जो डाइट्री वाला होता है ज्यादा अच्छा इफेक्ट होता है। ठीक है। तो इसलिए हमने वेजिटेबल्स वाला आयरन इतना अच्छा नहीं होता, हीम वाला ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो फेरस फॉर्म में होता है। ओके। फेरिक वाला ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होता। सोडियम एब्जॉर्प्शन एक्टिव होती है, पंप होता है सोडियम पोटेशियम वाला कोलन के अंदर। मैं एक्टिव वर्ड आ गया कोलन के अंदर। ठीक है। मोस्ट एक्टिव वाला दोनों जगह पे हो रहा है, जेजिनम में भी और इसमें भी, तो कोलन आपने पहले पिक करना है, जेजिनम बाद में। वाटर मोस्टली जेजिनम में, हमने उधर पढ़ा है फिल्म में। फैट जेजिनम में है, हाईलाइट कर लें कि फैट जेजिनम में। ये अब देखें कैसे वर्डिंग चेंज कर करके आते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फ्लूइड होती है जेजिनम में। मैक्सिमम वाटर लॉस होता है, एब्जॉर्प्शन और लॉस का डिफरेंस है, लॉस कोलन के थ्रू होता है।
और जब वाटर लॉस होता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स को अपने साथ लेके जाता है, वो भी लॉस होता है कोलन के थ्रू, कोलन की दो चीजों में। अब इस तरह आ सकता है आपके पास क्वेश्चन कि पेशेंट अंडरवेंट abdominal surgery after which he repeated required fluid resuscitation। ठीक, क्योंकि उसका लॉस हो रहा है। अब लॉस हो रहा है तो अब यहाँ से क्वेश्चन खराब होता है। अगर हमसे डायरेक्ट सीधा सीधा पूछ लेना मैक्सिमम लॉस, तो हमने कोलन करना है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन जितना हम कर रहे हैं। लेकिन आ क्या रहा है कि अब पेशेंट की सर्जरी हुई है, अब उसका फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो उसका क्या रिमूव किया। देखें, अब हमने अब्जॉर्प्शन देखनी है कि कौन सा एरिया रिमूव किया है, तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा उसकी बॉडी में। एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा, तो हमारे जहन में ऊपर वाली लाइन की वजह से जेजिनम आता है ना, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजिनम में हुई है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ये सिस्टम रखा है जो हमारी बॉडी कंपनसेट करती है। अब जेजिनम जब रिमूव किया, रिसेक्शन हुई, तो इलियम कंपनसेट करने लग जाती है। एलियम बहुत बड़ी है, वो कंपनसेट कर लेती है। लेकिन अगर एलियम नहीं होगी ना, तो फिर पेशेंट हमारे पास इस तरह शॉक वाली कंडीशन में आएगा कि उसको रिससिटेट करना है। तो ये वाले पॉइंट को आपने ना स्टार बना के अच्छा सा होकर के रखेंगे, ये आपने बार बार पढ़ना है और इसको समझना है। अच्छा, अब फ्लूइड लॉस का पेशेंट है लेकिन साथ में हाइपोकलीमिया आ गया। जो ये पंप था ना हमारा, सोडियम पोटाशियम, इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो रहे हैं, एसिडोसिस भी हो रही है, तो फिर कोलन का इशू आ जाएगा, क्योंकि हाइपोकलीमिया साथ होने लग गया। ओके हो गया। और साथ में चूंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है, तो ये वहां जा रहा है चीज एडिस सॉरी एल्डोस्टेरोन के पास। एल्डोस्टेरोन का प्रॉब्लम है, ज्यादा रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से फ्लूइड लॉस है, हाइपोक्लीमिया भी हो रहा है, पोटेशियम ज्यादा रिलीज हो रहा है, एसिडोसिस भी हो रही है, मतलब हम एल्डोस्टेरोन के पास जा रहे हैं। अभी हमने कोलोन एल्डोस्टेरोन हमने पढ़ लिया था कि सिर्फ कोलन पे इफेक्ट कर रहा है, जेजिनम एलियम पे नहीं कर सकता। ठीक है, ये याद रखने की चीज़ है कि ये आप याद रखने की चीज़ है, और ये जीआईटी के रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन डिजॉक्सिन जो है वो एक्वस डिफिशियंट के साथ होती है। इसको एक अच्छा सा हाईलाइट कर लेंगे, हमने रटा मारना, डिजॉक्सिन एक्वस डिफिशियंट के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है। बाकी हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लेक्टोज हैं जो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होते हैं, तो सुक्रोज नहीं होता, सुक्रोज पहले ब्रेक डाउन होगा। बाकी फैट जो है वो क्या बनता है, ये हमने पढ़ा था। फैट ड्राइव फ्रॉम द न्यूट्रिशन इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन बाय प्रिपरेशन इनटू मिक्स्ड मिसल्स। मिसल्स में क्या क्या होता है, फैट, बाइल एसिड्स और एनी फैट सॉल्युबल विटामिन। रिसेक्शन ऑफ इलियम और जेजुनम causes the 10 to 20 bowel movement। अब ये है वो चीज जो मैंने आपको कहा था कि एंड पे ये वाले पॉइंट्स पढ़ते हुए कि अभी रट्टा आपने अच्छा लगाना है, इसको बहुत अच्छा सा हाईलाइट रखें। डायरिया वाले जो क्वेश्चन है, कोलोस्टमी सिक्रेटरी डायरिया कराता है, जेजनास्टमी ऑस्मोटिक, इलियोस्टमी ऑस्मोटिक, और जेजनास्टमी और इलियोस्टमी दोनों होने में दोनों टाइप के डायरिया हो जाते हैं। अब इसकी लॉजिक हम पढ़ रहे हैं रफीउल्लाह से। ये है दोनों बुक्स पढ़ने का काम, आपने याद एक जगह से करना है, आपने वहां पे हाईलाइट कर लिया ठीक है, लेकिन लॉजिक पढ़ लेंगे ना थोड़ा सा। अगर वो कोई क्वेश्चन में सिनेरियो डाल दें तो आपको लॉजिक बताओ, क्या इसी को आपको मारें। देखें हुआ क्या है, इलियोस्टमी हुई है अगर एक पेशेंट की, ठीक है, तो अब बाइल एसिड या बाइल साल्ट जो है वो वापस एब्जॉर्ब नहीं होंगे, लिवर में वापस नहीं जाएंगे। तो ये जो सारे सॉल्ट है और ये वाटर है, वो सब कुछ, सॉरी वाटर नहीं, साल्ट जो है वो जाएगा नीचे, नीचे पड़ी है कोलन, गुजरता जाएगा बाइल साल्ट, बाइल साल्ट पहुंच जाएगी जी कोलन में। अब कोलन के अंदर ऑस्मोटिक, सॉरी कोलन के अंदर ये सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो कोलन जो नॉर्मली वाटर एब्जॉर्ब होना था ना, वो नहीं होगा, बल्कि उल्टा एक्टिव सिक्रेशन हो जाती है कोलोन और वाटर की। तो कॉलरा वाला सिक्रेटिव डायरिया, यहाँ से हमें एक और पॉइंट चला गया पता चल गया कि अगर कॉलरा का पूछ लें तो कॉलरा में भी सिक्रेटिव डायरिया होता है। जबकि दूसरी तरफ जो सीन है ना ऑस्मोटिक डायरिया का, वो ये है कि चूंकि इलियोसिकल वेल्व या इलियम को आपने रिमूव किया बॉडी में से, क्या ठीक है, और उसके वजह से क्या होता है कि वेल्व निकल गया या इलियम निकल गई है, तो अब फूड
जल्दी जल्दी नीचे जा रही है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही बल्कि डायरेक्ट नीचे जा रही है। अब तो इलियम ने करनी थी ना, ऊपर से इलियम भी नहीं है, नीचे वेल्व भी नहीं है, डायरेक्ट कहीं जा रही जा रही नीचे जाते जाते वो पहुंच गई है कोलन तक। कोलन में पहुंची है तो जब फूड है तो फूड की वजह से ऑस्मोटिक डायरिया हो जाएगी, क्योंकि वो ऑस्मोसिस के थ्रू अपनी तरफ बुलाएगी। ठीक हो गया है ना। होता है ना कि जिस साइड पे प्रोटीन ज्यादा होती है या कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है, वाटर को अब्सॉर्ब अपनी तरफ बुलाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, सेम सेम होता है। अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी, फूड के साथ लगे रहेंगे और ऑस्मोटिक डायरिया हो जाएगा। ये पैथोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ये वो चीज़ें जो हमने बहुत डिटेल में पूरा टेबल पढ़ा है, हमने बहुत अच्छा समझा है इसको के क्वेश्चन हैं। जब हम डिटेल क्वेश्चन लेंगे हम इस सबको पढ़ के एक्सप्लेन करके समझेंगे, लेकिन आज के लिए फॉर टुडे इतना बहुत है। बाकी दिनों में क्योंकि जब हम डिटेल लेक्चर लेंगे, हमने ड्रोफिला का और डबल ए का अलग टाइम रखा हुआ होगा, तो हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे। इसमें जो अलग पॉइंट होंगे वो आपको हाईलाइट करवाएंगे, जिनको आपने दोबारा पढ़ना होगा। लेकिन आज के सैम्पल लेक्चर में चूंकि 1 घंटे का टाइम था और टाइम कंप्लीट हो गया है डबल एक में और ये मेन पॉइंट्स देखते हुए, तो इट्स एंड, इट्स टाइम टू एंड। और थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस। आपके फीडबैक के दे सकते हैं आप अगर चाहें तो डॉक्टर वजी। बाकी ये है कि हमने इसके साथ साथ एमसीक्यू सेशंस भी रखा करेंगे, और एमसीक्यू में हमने डबल ए के आल एमसीक्यू कवर करने हैं। रफीउल्लाह हमारी कंप्लीट होगी थ्योरी पॉइंट वाइज, डबल ए थ्योरी पॉइंट वाइज, और आल एमसीक्यू डिस्कस होंगे हमारे। एमसीक्यूज मोस्टली हमने डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जो थ्योरी में बिल्कुल नहीं कवर हुए होंगे वो हम इस तरह डिस्कशन में करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम एमसीक्यूज रैंडम नहीं हुआ करेंगे, हम चैप्टर वाइज करके और उनको बाकायदा एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैं खुद एक्सप्लेन किया करूँ। बाकी ऐसे रैंडम नहीं होगा कि एक मेंबर एक क्वेश्चन भेज रहा है तो दूसरा दूसरा भेज रहा है और सब लोग उसके साथ डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि हम टाइमिंग रख के उसके मुताबिक उसको डिस्कस करेंगे सब। बाकी थैंक यू फॉर कमिंग एंड आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।